जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब लोग खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे बच्चों। तो आज हम कक्षा 10 का जो गद्य साहित्य का विकास है उस क्रम में हम आगे की ओर बढ़ते हुए देखिए क्वेश्चन नंबर 171 पे हम लोग आ गए हैं और हम सभी ने देखिए क्वेश्चन नंबर 170 तक कंप्लीट कर लिया है। देखिए बच्चों, इसी तरह से हम निरंतर आगे बढ़ते चलेंगे। पर डे बाय डे हम निरंतर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे पर निरंतर पढ़ेंगे। ये जो निरंतरता है, ये जो कंटिन्यूटी है, जो आदत है रोजाना पढ़ने की, ये आप में हमको विकसित करना है। इसलिए हम निरंतर आपको कक्षा 9, 10, 11, 12 की सभी जो क्लासेज हैं हम आपको पर डे अपने इस चैनल से प्रोवाइड करते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम कक्षा 10 का जो गद्य साहित्य का इतिहास है उसकी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े बच्चों, थोड़ा एक छोटा सा रिक्वेस्ट। हाँ बच्चों, आप जानते हैं कि शायद आप जानते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्र, फ्रेंड, जहां तक संभव हो सेंड करने का, शेयर करने का प्रयास करें। और बच्चों, इस वीडियो को लाइक भी करें और अपनी भावनाओं को, अपनी समस्याओं को कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। तो आइए बच्चों, अब इस क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 171 की तरफ बढ़ते हैं और चीजों को व्याख्या के साथ समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है। डायरी का अर्थ बताइए तथा कोई 2 डायरी का नाम लिखिए। हमने आपसे थ्योरी में समझाया था बच्चों, डायरी किसे कहते हैं। आप जानते हैं, जो हम अपने डेली दिनचर्या में जो हमारे साथ घटित होता है वो डे बाय डे, पर डे उसको अपनी डायरी में एक किसी कॉपी, एक मतलब कोई ऐसा हो कॉपी हो या डायरी, उसमें ऐसे नियमित हम लोग लिखते रहें। बस वही जो नियमितता है, जो निरंतरता हमारे साथ घटित होती है घटनाएं, उसको एक नियमबद्ध तरीके से लिखते जाएं, उसी को हम डायरी कहते हैं। तो देखिए बच्चों, किताब की भाषा में हम लोग समझ लेते हैं। जब कोई कलात्मक अभिरुचि वाला रचनाकार अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं का तिथिबद्ध अर्थात डे बाय डे विवरण अंकित करता है अर्थात लिखता है, तो उस रचना को क्या डायरी कहते हैं। ये 2 डायरी रचनाकारों के नाम बच्चों श्री राम शर्मा और इलाचंद जोशी हैं। कौन? श्री राम शर्मा और इलाचंद जोशी, ये मेन है। तो ये डायरी रचनाकार हैं, श्री राम शर्मा और इलाचंद जोशी। अब आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 172 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें कह रहा कि डायरी, देखिए अभी निरंतर इसमें डायरी से संबंधित, रिपोर्टाज से संबंधित चीजें अब आपको मिलेंगी। डायरी साहित्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अर्थात जो डायरी साहित्य है उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए या होती हैं। तो देखिए बच्चों, डायरी साहित्य की निम्न विशेषताएं देखिए, इसमें आत्मीयता होनी चाहिए, अर्थात अपने जो आत्मा से उसको लिखिए, जो आपके साथ सच में घटित हो। कुछ भी ऐसे बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, जो सत्यता है, जो आपकी आत्मा आपके साथ जो घटित होता है वो बड़े ही आत्मीयता से, बड़े ही सुंदर भाव तरीके से आप लिखें। संक्षिप्तता अर्थात बच्चों बहुत विस्तार से नहीं लिख रहा है, बस एकदम सटीक चीजें 2-4 लाइन में, 5 लाइन में ऐसे लिखना है। मतलब छोटी छोटी चीज, ऐसा नहीं कि अब जो सुबह से लेकर शाम तक जितनी घटना है पूरा विस्तार से 2-3 पन्ने में नहीं, छोटी छोटी स्टेप बाय स्टेप एकदम सटीक चीजें 1 लाइनर करके लिख लीजिए जो आपके डेली रूटीन में हुआ। उसके बाद बच्चों तीसरी विशेषता क्या है कि दैनिक घटनाओं की कलात्मक प्रस्तुति होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मतलब कलात्मक होना चाहिए, जो मतलब रुचिकर लगे, आप बाद में पढ़ें उसको अच्छा लगे, ढंग से होना चाहिए, सिस्टम से होना चाहिए। और तीसरा बच्चों स्पष्ट कथन होना चाहिए। चौथी जो विशेषता है बच्चों, जो आप लिख रहे हैं वो स्पष्ट हो, साफ हो, इसे आप पढ़ें बाद में तो समझ सके, या कोई भी पढ़े तो बाद में उसको समझ सके। स्पष्ट होना चाहिए, जो बात आप कह रहे हैं, लिख रहे हैं, उसको स्पष्ट होना चाहिए। ये डायरी की विशेषता। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 173 पे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए लिखा भी है।
और रिपोर्टाज की विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए और 2 रिपोर्टाज लेखकों का नाम लिखिए। पहले रिपोर्टाज के बारे में छोटे से बताइए, उसके बाद में 2 रिपोर्टाज के लेखक का नाम भी लिखिए। तो सबसे पहले विशेषता समझ लेते हैं बच्चों। घटनाओं का सच्चा चित्रण, जो घटनाएं आपने देखा कि परिदृश्य का कहीं भर गए और कोई घटना हुई, वहां को जो देखे तो वहां का जो आपने देखा चित्र वर्णन, उसको बस सही सही लिखना है, ना तो उसमें कुछ अलग से ऐड करना है, तो ना तो उसमें कुछ गलत लिखना है। जो भी आपने डिट्टो जो भी आपने देखा, बस सेम वही आपको पन्ने में कॉपी में उतार देना है। इसी को रिपोर्टाज कहते हैं बच्चों। घटना के निरीक्षण पर आधारित, घटना जब आप जहाँ जो घटना कहीं हुआ जहाँ आपने देखा, उसका पहले निरीक्षण करें, अर्थात उसको जांचें, पढ़ के अच्छे से समझें, हर पहलू को देखें, उसका अच्छा पक्ष, उसका बुरा पक्ष, उसका गुण, उसका दोष अच्छे से समझ लें, उसके बाद लिखें। ये दूसरी विशेषता है, रिपोर्टाज की विशेषता हो रही है बच्चों। फिर उसके बाद में तीसरी विशेषता क्या है कि वर्णनात्मक और विवरणात्मक शैली का प्रयोग करें, अर्थात वर्णन करें अच्छे से चीजों को, वहां का जो परिदृश्य है, जो आपने देखा घटित हुआ। जैसे मान लीजिए कहीं पर अकाल है, कई सालों से क्या है, मतलब क्या कहते हैं, बारिश नहीं हुआ है, अब भोजन मतलब अन्न नहीं उपज रहा है, अकाल पड़ रहा है। फिर वहां की शासन सत्ता कैसा व्यवहार कर रही है प्रजा के साथ, क्या है, ये सब चीजों को आप समझिए, पढ़िए, उसके बाद आप उसको वर्णन अच्छे से वर्णन करके लिखिए। ये रिपोर्टाज की विशेषता है। और अब आइए बच्चों, अभी इसके जो लेखक हैं उनको जान लेते हैं। तो लेखक में आपको रिपोर्टाज के फणीश्वर नाथ रेणु और विष्णु प्रभाकर है। कौन कौन? फणीश्वर नाथ रेणु और विष्णु प्रभाकर हैं बच्चों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 174 पे चलते हैं। किन्हीं 2 भेंट वार्ता के लेखकों का नाम लीजिए। भेंट वार्ता बच्चों, भेंट वार्ता क्या है? भेंट वार्ता जैसे इंटरव्यू, जैसे जब हम किसी से मिले तो उनके द्वारा उनकी भावनाओं को प्रश्न उत्तर के माध्यम से जाने। जैसे हम कोई प्रश्न करें वो बताएं, फिर कोई प्रश्न करें फिर वो बताएं। तो जो प्रश्न उत्तर के माध्यम से उनका जो आंतरिक व्यवहार है, आंतरिक जो चरित्र है, वो आपके सामने उभर के आता है। आप समझ पाते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, आचरण कैसा, कैसे बात करते हैं, कैसे प्रश्नों के उत्तर देते हैं, कैसे बात पे मतलब क्रोधित हो जाती है, किस स्वभाव के हैं। ये सब बच्चों प्रश्न उत्तर के माध्यम से जांच लेना, परख लेना, इसी को कहते हैं भेंट वार्ता। तो देखिए बच्चों, भेंट वार्ता लेखकों के नाम आप 2 लक्ष्मी चंद्र जैन और राजेंद्र यादव। ये सब याद करने वाली चीजें हैं बच्चों, ऐसे लिख लीजिए भेंट वार्ता के लेखक। अब ऐसे करके आप 2 लिख लीजिए, लक्ष्मी चंद और राजेंद्र यादव। अब इसको बार बार रिवीजन बार बार रिवीजन, इतनी बार रिवीजन करिए कि एग्जाम के समय में आपके दिमाग में जैसे भेंट वार्ता लक्ष्मी चंद जैन राजेंद्र यादव, ये दिमाग में बना रहे। जैसे आपका रिपोर्टाज है फणीश्वर नाथ रेणु, ये देखिए फणीश्वर नाथ रेणु, विष्णु प्रभाकर रिपोर्टाज, खोपड़ी में एकदम बैठा लीजिए किसी भी तरह। देखिए रेणु रिपोर्टाज यहाँ पर भी रहा है, इस प्रकार से पकड़ के आप उनको पकड़े रहिए, रिपोर्टाज से ऐड कर लीजिए रा से रेणु और रा से रिपोर्टाज और रा से प्रभा, अंतिम में मतलब रा है प्रभाकर में भी, इस तरह से पकड़िए। भेंट वार्ता लक्ष्मी चंद राजेंद्र यादव से भेंट वार्ता करने जाते हैं, लक्ष्मी चंद राजेंद्र यादव से भेंट वार्ता करते हैं प्रश्नोत्तर के माध्यम से। भेंट ऐसे लिख लीजिए ब्रैकेट में, इनको लिखने के बाद ऐसे लक्ष्मी चंद राजेंद्र यादव से भेंट वार्ता करते हैं। बस किसी भी तरह से बस आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एक भी नंबर बच्चों, एक नंबर करके आप 90+ लाएंगे। आप एक नंबर को पकड़ के चलिए, ऐसा नहीं जो 5 नंबर का आएगा ये तो आपका 5 नंबर का है ही, लेकिन आप सोचे कि चलो 1 नंबर का कोई गलत हो जाएगा तो क्या होगा, नहीं, एक भी नहीं गलत। ये दिमाग में बिठा के पढ़िए। आप अपने तरफ से अपना 100% प्रयास कीजिए, परिश्रम कीजिए। बाकी एग्जाम तो बता ही देगा, रिजल्ट तो बता ही देगा कि आपने परिश्रम कितना किया। रिजल्ट की चिंता मत कीजिए, आप खुद परिश्रम से बस पढ़िए, लगन से एक नंबर को फोकस करते हुए बस पढ़ते रहिए। बाकी रिजल्ट तो आने के बाद वो तो देखा जाएगा, उसको छोड़िए। आप अपने फोकस कीजिए अपने ज्ञान को विस्तार करने में, एक नंबर को पकड़ के चलने में, ये ध्यान दीजिए बच्चों। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175 की ओर चलते हैं, और हमें विश्वास है बच्चों कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं।
ये जो हमारा गद्य साहित्य का इतिहास है ना बच्चों, गद्य और पद, ये पूरे 10 नंबर के आएंगे। 5 नंबर के गद्य साहित्य के इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास या विकास, और 5 नंबर का गद्य साहित्य का पद साहित्य का इतिहास, इस प्रकार से आएंगे। तो देखिए बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 175 की ओर, और ऐसे याद कर लीजिए आप, क्या ऐसे याद कर लीजिए। देखिए अब ये क्या है, प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक रचना का नाम लिखिए। मेरी यूरोप यात्रा किसने लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या लिखा है? और याद कीजिए, याद कीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा था? साहित्य गांधी की देन है। याद कीजिए बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साहित्य भी लिखा है, साहित्य, और फिर लिखा है गांधी की देन है। यहाँ पर हम लिख नहीं पा रहे बच्चों, जगह कम है। गांधी की देन हम आपको याद करा रहे हैं। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर कह दिया, कोई एक रचना लिखे तो आप कोई भी कह दीजिए कि यूरोप यात्रा पर गए थे, उन्होंने देखा, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूरोप की यात्रा पे गए थे। तब वहां पर उन्होंने कहा कि क्या क्या कहा? साहित्य गांधी की देन है। 3 रचना याद हो गया कि नहीं? मेरी यूरोप यात्रा, साहित्य, गांधी की देन। याद कीजिए, आप चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं बच्चों, आप चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। राजेंद्र, क्योंकि क्या राजेंद्र यादव ने कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा था? कहाँ? यूरोप में गए यात्रा करने के लिए, वहां कहा कि जो साहित्य है हमारा वो गांधी की देन है। 3 याद हो गया। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। यात्रा साहित्य को प्रभाषित कीजिए, यात्रा साहित्य को परिभाषित कीजिए। जिस गद्य रचना में रचनाकार किसी यात्रा के अनुभव का यथावत कलात्मक वर्णन एवं विश्लेषण करता है, उसे यात्रा साहित्य कहते हैं। फिर से समझिए बच्चों, जिस गद्य रचना में रचनाकार किसी यात्रा के अनुभव का, जैसे कहीं घूमने गए तो वहां पर उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा, किस प्रकार की वहाँ संस्कृति है, कैसा वहां का रहन सहन है, कैसी वेशभूषा, कैसा खान पान है, कैसी वहां की राजनीतिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था, सब चीजों को देखा अच्छे से और अनुभव किया, और फिर यथावत वैसे के वैसे बड़े ही कलात्मक ढंग से वर्णन कर दिया, विश्लेषण कर दिया, उसे ही यात्रा साहित्य कहते हैं। बच्चों चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, मुझे विश्वास है। चलिए बच्चों, दक्षिण भारत की झलक की एक झलक, दक्षिण भारत की एक झलक के रचनाकार बताइए। हमने आपको याद दिलाया था ना बच्चों, विजय मोहन। क्या कह रहे थे कि आप एक और इन्हीं के साथ याद कीजिए। विजय मोहन क्या कह रहे थे कि दक्षिण भारत की एक झलक आप देख लेंगे ना तो आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। याद कीजिए, थ्योरी में हमने पढ़ाया है कि आपका क्या दृष्टिकोण बदल जाएगा, अर्थात इन्होंने दृष्टिकोण भी लिखा है। दक्षिण भारत की एक झलक को लिखा है और दृष्टिकोण को लिखा है। तो इसलिए हमने ट्रिक से याद करवाया था कि विजय मोहन कहते हैं कि यदि आप दक्षिण भारत की एक झलक देख लेंगे तो आपका क्या दृष्टिकोण बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी। चलिए बच्चों, मेरी तिब्बत यात्रा की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल सांकृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक। बार बार रिपीट करना बच्चों, बार बार रिपीट करना है, एग्जाम में बहुत बनते आए हैं। अब देखिए, कुरुक्षेत्र काव्य के रचनाकार दिनकर साहब हैं बच्चों। कुरुक्षेत्र काव्य के रचनाकार दिनकर साहब हैं। आप क्लास 12 में जाएंगे तो बड़ा ही सुंदर इन्होंने कविता लिखी है, बहुत ही ओज, बहुत ही वीर वाला कविता लिखा इन्होंने। क्या पुरुरवा लिखा है, आप आगे जाएंगे 12 में, जब क्लास 12 में पुरुरवा, उर्वशी और फिर अभिनव मनुष्य, ये सब कुरुक्षेत्र से ही लिखा है, कुरुक्षेत्र काव्य से ही इन्होंने लिखा है बच्चों। अब देखिए, गद्य काव्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। गद्य काव्य क्या चीज है, इसको बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहे 180 नंबर क्वेश्चन बच्चों। जिस रचना में छंद के बिना, ध्यान से सुनिए बच्चों, कोई भी रचना हो जिसमें छंद ना हो, वही कह रहे हैं जिस रचना में छंद के बिना भी कविता के गुणों का समावेश होता है उसे गद्य काव्य कहते हैं। फिर से पढ़िए बच्चों, कि जिस रचना में छंद के बिना भी कविता के गुणों का समावेश हो जाए, मतलब कविता जैसा महसूस हो, कविता जैसा लगे पढ़ने में, तो उसको बच्चों गद्य काव्य कहते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 पे आते हैं। चीजें आपको समझ में आ रही, 2 से 3 बार ध्यान से सुनिएगा बच्चों। तो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 181 की तरफ चलते हैं। कुछ प्रमुख गद्य काव्य रचनाकारों के नाम अब लिख दीजिए आप। अब गद्य काव्य की बात कर रहे हैं, गद्य काव्य रचनाकार की बात कर रहे हैं, चतुरसेन शास्त्री, वियोगी हरि और राय कृष्ण
दास, ये तीनों याद कर लीजिए बस। दैनिक, दैनिक किस विधा की रचना है? दैनिक है ये किसी ने लिखा है, किसी लेखक ने, तो दैनिक कह रहे हैं किस विधा की रचना, मतलब कौन सी विधा है? नाटक है, डायरी है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है ना बच्चों? तो ये क्या है? कहानी है। तो ये क्या है? डायरी है बच्चों। दैनिक क्या है? दासे दैनिक, दासे डायरी, मतलब तथा दादा ऐसे दो जोड़ लीजिए, याद तो करना ही है हमको। दासे दैनिक, दासे डायरी, क्या है? दैनिक डायरी है। दा डा ऐसे करके याद करिए। और लद्दाख की यात्रा, ये किसने लिखा है बच्चों? तो ये लद्दाख की यात्रा क्या है? पहले बात तो किस विधा पर आधारित है ये हम लोग जान लेते हैं। तो ये बच्चों यात्रा वृत्तांत। अब देखिए यहाँ पर छिपा ही है कि लद्दाख की यात्रा, तो यात्रा था कि मतलब यात्रा वृत्तांत है, कोई गया होगा लद्दाख की यात्रा में और उसके बाद लिखे होंगे। किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम बताइए बच्चों। राहुल संकीर्तन ने लिखा है किन्नर देश में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा बच्चों। अब आइए पत्र पत्रिकाओं से संबंधित हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने थ्योरी में पढ़ा ही है, आप क्वेश्चन के माध्यम से और क्लियर करते हैं कि पत्र पत्रिकाएं क्या होती हैं। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 185 की तरफ फोकस कीजिए। प्रगतिवादी युग की 3 प्रमुख पत्रिकाओं का नाम लिखिए। क्या कह रहे हैं? प्रगतिवादी, प्रगतिवादी में हमने आपको बहुत डिटेल समझाया है बच्चों, भूलेंगे नहीं आप कि छायावाद और प्रगतिवाद में डिफरेंस क्या है। छायावाद जो हमारे बच्चों की कल्पना पर, वो प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित कविताओं को लिखा है छायावादी के कवियों ने, लेकिन जो आपके प्रगतिवादी जो कवि हैं वो यथार्थ जीवन को प्रकट किए हैं अपनी रचनाओं में, कि हमारे समाज में मनुष्यों की, मानव की, व्यक्तियों की कैसी स्थिति है, कैसी राजनीति की स्थिति है, कैसी क्या कहते हैं पौराणिक जो अवधारणाएं हैं, सांस्कृतिक जो अवधारणा है वो किस प्रकार की हमारे समाज में, वो एकदम सत्यता को लाके प्रकट कर दिए हैं अपनी कविताओं, अपनी कहानियों, अपनी उपन्यासों के माध्यम से बच्चों। तो देखिए इसी तरह से आपको पढ़ना है, समझना है, जोड़ जोड़ के पढ़ना है। तो आइए बच्चों, प्रगतिवादी युग की 3 प्रमुख पत्रिकाओं को हम लोग समझ लेते हैं। पहला क्या है? कादम्बनी, दूसरा इंडिया टुडे, और फिर सारिका प्रगतिवाद, ये सारिका, कादम्बनी, इंडिया टुडे और सारिका, ये प्रगतिवादी युग की 3 प्रमुख पत्रिकाएं हैं बच्चों। अब हम चलते हैं आगे, ये द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिकाओं की तरफ, द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिकाओं की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 186 पे ध्यान दीजिए बच्चों। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे पड़ा? ध्यान बताइए बच्चों। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा है? ये क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में, कहेगा क्वेश्चन कि द्विवेदी युग का नामकरण किस लेखक के नाम पर रखा गया? तो आप क्या बताएंगे? महावीर प्रसाद जो द्विवेदी, जो महावीर होगा उसी के तो नाम पे रखा जाएगा, ऐसे याद करने की सिस्टम। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण रखा गया। अब आइए बच्चों, अब द्विवेदी युग के से संबंधित पत्रिकाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले तो महादेवी प्रसाद, आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी का ये देखिए सरस्वती पत्रिका आ गया, फिर ये नागरी प्रचारणी पत्रिका का, फिर इंदु आ गया, ये भारतेंद्र हरिचंद का, माधुरी भारतेंद्र हरिचंद का, फिर ये देखिए सुधा आ गया, फिर ये देखिए हंस आ गया, ये प्रेमचंद का, ये सब आप क्या कहते हैं पत्रिकाएं हैं बच्चों। अब आइए 87 की तरफ चलते हैं। शुक्ल युग की 2-3 प्रमुख पत्रिकाओं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शुक्ल युग की बात हो रही है तो साहित्य संदेश, हंस पत्रिका की बात हो रही है। शुक्ल युग, प्रेमचंद, कर्मवीर, छायावादी युग की 2 प्रमुख पत्रिकाएं हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर छायावादी लिखा है, यहाँ पर शुक्ल युग लिखा है, तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, लेकिन नहीं बच्चों, छायावादी युग को ही हम शुक्ल युग कहते हैं। ठीक, छायावादी युग को शुक्ल युग कहते हैं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 188 की तरफ हम लोग क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए और समाप्ति के समय आगे बढ़ रहे हैं, और हम अब आगे नेक्स्ट को देखेंगे बच्चों कि इसके बाद हमारा सिलेबस में क्या है, उसको हम आपको कंप्लीट कराएंगे। तो देखिए बच्चों, वर्तमान समय में प्रचलित क्या कहते हैं प्रमुख पत्रिकाओं को बताइए जो वर्तमान समय में चलते। तो देखिए सरिता, माया, नया ज्ञानोदय, अवाक, इंडिया टुडे, ये सब वर्तमान के क्या है पत्रिकाएं हैं। ऐसे 2-3 याद कर लेंगे तो बस हो गया, आपको मुश्किल से 2 या 1 लिखना रहेगा। संदेश, साहित्य संदेश नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था पूछ रहे हैं, तो बाबू गुलाब राय हैं बच्चों। साहित्य संदेश नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो बाबू गुलाब राय ने किया। और ये देखिए बच्चों, बाला बोधनी 90, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए 190,
अब बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक तो ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। बाला बोधिनी, इंदु, बाला बोधिनी, ये सब क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है। छायावादी युग के किन्हीं दो पत्रिका संपादकों के नाम लिखिए बच्चों। छायावादी आ जाए या शुक्ल युग आ जाए तो महात्मा मुंशीराम और मुंशी प्रेमचंद छायावादी युग के हैं। अब देखिए बच्चों, छायावादी युग के, अब देखिए आप तो कह रहे होंगे कि ये प्रेमचंद क्या है। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद आते हैं भारतेंदु युग के बाद आता है अपना शुक्ल युग या छायावादी युग। तो अब जैसे कोई भी युग बच्चों ना, तो बहुत जल्द तुरंत आते फिर समय लगता है, फिर वो बहुत विकास करता है, फिर जाते समय लगता है। फिर दूसरा युग आता है तो उसमें भी आते समय लगता है, फिर उसको बहुत, उसमें फिर बीच में खूब विकास होता है, फिर धीरे धीरे समाप्ति के कगार पे होता है। तो ये जो छायावादी कब है, भारतेंदु युग तो आपका 1850 से प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म होता है। तब 1850 कहीं कहीं मिलता है बच्चों, लेकिन ज्यादातर हमें 1865 पकड़ना चाहिए, क्योंकि 1850 में तो उनका जन्म ही होता है। अब उन्हीं के जन्म से कभी कभी ले लिया जाता है, तो आप इसको भी फोकस में रखिए कि भारतेंदु युग जो है वो 1850 से होता है। और देखिए 1888 में आपका प्रेमचंद जी का जन्म होता है। तो अब ये भी तो वही तो रह गए, छायावादी युग और भारतेंदु युग के बीच के नहीं हो गए। वो भारतेंदु युग समाप्ति हो रहा था और छायावादी युग प्रारंभ हो रहा था। तो इसीलिए आप ये कंफ्यूजन मत दिमाग में रखिएगा कि मतलब छायावादी युग के हैं या भारतेंदु युग के हैं। तो ये बच्चों छायावादी या शुक्ल युग भी आप कहेंगे, शुक्ल युग के कवि हैं कौन, मुंशी प्रेमचंद। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 192 की ओर। हम लोग प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में समाप्ति की तरफ चल रहे हैं बच्चों, ध्यान से अभी उसको पढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक, अभी सरस्वती पत्रिका या देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसके द्वारा, मतलब 2-3 प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तो सरस्वती पत्रिका का अभी हमने जिक्र किया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपादन किया था इसको। और हिंदी साहित्य के विकास में योगदान देने वाली 2 प्रसिद्ध पत्रिकाओं का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 193 पे ध्यान दीजिए बच्चों, इसका आंसर यहाँ पर है। देखिए तो 2 पत्रिकाएं क्या है बच्चों, ये देखिए उत्तर देखिए 193 का, तो हिंदी साहित्य विकास में योगदान देने वाली 2 प्रसिद्ध पत्रिका बच्चों, सरस्वती और हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट की है, ये कहाँ से, प्रयागराज इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट और सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए बच्चों शुक्ल युग, शुक्ल युग में प्रकाशित हंस पत्रिका का संपादन हमने अभी पहले ही जिक्र कर दिया बच्चों कि प्रेमचंद का है ये हंस पत्रिका। तो देखिए बच्चों अब हम लोग प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में कंप्लीट कर लिए बहुत अच्छे से, बहुत एनर्जेटिक तरीके से। देखिए थोड़ा थोड़ा करके, देखिए हमने कहा था ना बच्चों बूंद बूंद करके रास होता है। देखिए अब हम आपको मतलब रिवाइंड करा रहे हैं। देखिए हमने कितने सारे क्वेश्चन को कर लिया, 194 क्वेश्चन बच्चों, माने रखता। आप इसको एक साथ पढ़ के देखिए, पढ़ पाएंगे नहीं, इसीलिए हमने आपको आपके अंदर हिंदी को लेकर जो आपको बहुत बोर लगता है, बहुत कठिन लगता है, उसको हमने सरल बनाने के उद्देश्य से बच्चों थोड़ा थोड़ा करके हमने सोचा कि आपको इसके प्रति जागरूक किया जाएगा और सचेत किया जाएगा और इंटरेस्ट लाया जाएगा, क्योंकि ये 10 नंबर का सवाल होता है बच्चों, मामूली बात नहीं है। और नंबर के साथ साथ इसकी जानकारी भी तो हमको होनी चाहिए कि हमारा जो जिसको हम पढ़ रहे हैं हिंदी समझ के, जो पाठ है, जो कविता है, जो गद्य है, पद्य, इसका विकास कैसे हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई, किसका किसका योगदान है, और हमारे गद्य में कितनी कितनी विधाएं हैं, किसको विधा कहते हैं, ये सब हमको जानकारी भी तो होना चाहिए ना बच्चों। तो इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे सारे ये जो इसको हमने बच्चों एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया था गद्य साहित्य का इतिहास करके, क्लास 10 का प्लेलिस्ट। तो आप जाइएगा, आप वीडियो में जाइएगा, आप तो जानते होंगे, पता कर लीजिए कैसे प्लेलिस्ट सर्च किया जाता है, फिर उसमें जाएंगे सारे वीडियोज आपको इकट्ठा मिल जाएंगे और सीरियल वाइज, क्रम वाइज आप उसको पढ़ते जाएंगे। देखिए बच्चों हम आपको दिखा रहे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया कितने कम समय में, मतलब अभी समय कितना बीता होगा और हमने कितना सारा देखिए अध्ययन कर लिया, समझ लिया। देख रहे हैं ये देखिए। तो आइए बच्चों, हमने आज अपना गद्य साहित्य का इतिहास कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है, आपके जो पाठ्यक्रम में समाविष्ट है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसको हम देखते हैं और फिर उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे बच्चों। और जो पद्य साहित्य का इतिहास तो उधर चल ही रहा है,
इसीलिए हम एक दिन में आपको 2-2 क्लासेस प्रोवाइड करने की पूरे प्रयास कर रहे हैं बच्चों। लगभग हम ऐसा कोई दिन नहीं गया जिसको हम आपको हम वीडियो प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो बच्चों 1, 9, 10, 11, 12 ये 4 क्लासेस के हम डे बाय डे वीडियोज को हमारे यहाँ इस चैनल के द्वारा अपलोड किया जा रहा है। तो आप स्वयं भी देखें, और आपसे बड़े भाई बहन जो हैं या आपसे छोटे हैं, आप क्लास 10 में आपसे छोटे जो भाई बहन हैं उनको भी आप इसको शेयर अवश्य करिए, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, आपको काफी फायदा करेगा। किसी भी गुरु को पकड़िए बच्चों, बस उनको एग्जाम तक निरंतर पकड़ के विश्वास मान के अपने गुरु पर आपको विश्वास करना चाहिए, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, हमको बहुत आगे तक ले जाती है। हम अपने मन में दृढ़ संकल्प ले लेंगे कि हमको इस बार 90+ मार्क लाना ही है, तो हम ला सकते हैं, क्योंकि उनके हमसे ठान लिया बच्चों। अगर ठान लेंगे तो जीत है, और मान लेंगे तो हार है। आप मान लेंगे कि हमको किसी तरह पास होना है, तो अगर पास होने की कगार पे रहेंगे बच्चों तो हो सकता है उससे नीचे भी आ जाएं। और आपने 190+ का ठान लिया है, तो 1-2 पॉइंट हो सकता है नीचे ही आ जाए, तो क्या फर्क पड़ता है, वहां तक पहुंचे ना, प्रयास तो किया आपने। अच्छा, अब आपका ज्ञान भी विस्तार हो गया इसी बहाने, और आप जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे क्लास 11 में, तो फिर क्या पूछना, वहां पर अब और आप विकसित हो चुके हैं हिंदी को लेकर। तो आइए बच्चों, इन वाक्यों के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और जाते जाते एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को, बच्चों आपको अगर कोई और चीज देखना है, किसी और टॉपिक में समझना है, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि मैम आप हमको ये चीज समझा दीजिए, ये हमारा कठिन है, समझ में नहीं आ रहा है। आप कमेंट के माध्यम से बताइए बच्चों, तो हम उसको पूरा कंप्लीट करने का, पूरा समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपके टॉपिक को लेकर पढ़ाया जाएगा जो आप कहेंगे। तो आइए बच्चों, अब इन वाक्यों के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद बच्चों।